नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी यानी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसके द्वारा जो आपकी 17 अगस्त से पैरामेडिकल की विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने हैं। तो इसके संबंध में रेलवे के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन दिए गए जो आपको अभी आगे चल के जब आपके फॉर्म फिलअप होंगे तो डाउट होंगे। तो लगभग आपके 60 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर विथ डाउट के साथ आपको क्लियर किए गए हैं, जो कि आपका रेलवे के द्वारा ये ऑफिशियल जारी किया गया है। तो इसमें हम आपके सभी क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करेंगे। साथ ही आपका जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है और आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड हैं, आपकी रनिंग वाले स्टूडेंट और जो अन्य सभी जितनी भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर क्वेरी हो सकती है, सभी के लिए आरआरबी के द्वारा ये ऑफिशियल आंसर के साथ जारी किया गया है। तो इसमें हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक आंसर को देखेंगे। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आप बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। साथ ही अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब जैसे इसके फॉर्म फिलअप की लिंक एक्टिव होगी तो उसका वीडियो भी अलग से बना दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले इसको लिए आप अच्छी तरह से पढ़ लेना है और इसके साथ ही आपको इसके नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट आपकी क्या है, तो आपकी फॉर्म फिलअप की डेट है आपकी 17 अगस्त से आपकी प्रारंभ हो जाएगी, जिसकी लास्ट डेट आपकी क्या है 16/9/2024 रात्रि के 12 बजे तक आप इसमें शुल्क भुगतान सहित आवेदन जमा करने की तारीख है। ध्यान से देखते जाइए। आवेदन में संशोधन की तिथियाँ क्या हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जितने भी आपके क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं सभी आपको इन्होंने शामिल किया है। तो जैसे संशोधन विंडो आपकी आवेदन जमा करने की तिथि की बात खुलेगी जबकि तो 17/9 से 26/9 तक आपकी सक्रिय रहेगी। और यदि उम्मीदवार खाता बनाए फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल और मोबाइल नंबर छोड़कर चुने गए आरआरबी में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित बदलना चाहते हैं तो वो एक प्रत्येक अवसर के लिए 250 रुपये आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी, ये आपकी रिफंड नहीं होगी और संशोधन कर सकते हैं। कृपया खाता बनाए फॉर्म यहाँ पर देखिए, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आप कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे, तो आपको ध्यान से फॉर्म को फिल करना है और पूरी जानकारी को पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखेंगे जैसे मेरे अंतिम परिणाम 16 सितंबर 2024 के बाद आने की उम्मीद है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे नहीं, जो कैंडिडेट फॉर्म फिल तक जिसकी आपकी लास्ट डेट है आपकी, तो लास्ट डेट का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे निर्धारित शिक्षक तकनीकी योग्यता से अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीईएन में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक है उससे पहले आपको निर्धारित शिक्षक तकनीकी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका खाता बनाने के लिए क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आप पढ़ सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आपका प्रोफाइल बनी भी होगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने CEN 01/2024 के लिए खाता बनाया था, नहीं जो आपका पहले टेक्निकल वाला आया था उसके लिए बनाया था। और आपने जो जेई के फॉर्म फिल चल रहे हैं और आपने RPF का SI कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया होगा तो आपने प्रोफाइल बनाई होगी, रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसी को आप लॉगिन करके फिल कर पाएंगे। जब आपका लिंक एक्टिव होगी तो उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अब खाता बनाने की प्रक्रिया है तो ये तो आप देख सकते हैं वीडियो में, इसके लिए कोई समय ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं खाता बनाए विवरण संपादित कर सकता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए और इसमें ही आपको गलती नहीं करनी है। तो एक बार खाता बन जाने के बाद अभ्यर्थी खाता बनाए यानी आप एक बार अकाउंट बना लेते हैं तो किसी भी विवरण को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान से देखना है, नहीं तो आपको सबसे बड़ी समस्या यही आएगी और बाद में आप सिलेक्शन से बाहर कर दिए जाएंगे। खाता बनाने के बाद अगली प्रक्रिया क्या है, तो ये तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस है आपको जो वीडियो में आपने देखा होगा, इसके जब फॉर्म फिलअप का वीडियो आएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। क्या आवेदन करने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है, तो एप्लीकेशन मॉड्यूल की कुछ विशेषता है कि मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम नहीं करेंगी, इसलिए डेस्कटॉप लैपटॉप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। हालांकि आपको परेशान नहीं होना है, आप मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, जो कि आपको इसका वीडियो बना दिया जाएगा, मोबाइल से ही फिल करके आपको प्रोसेस दिखाई जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब लॉगिन कराने की प्रक्रिया क्या है, तो ये तो आप छोड़ सकते हैं, सभी आपको दिखा दी जाएगी बाद में। CEN 04/2024 में कितने बेहतर स्तर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने तक आपकी पे लेवल है, स्तर 2 से लेकर 7 तक। क्या मैं अन्य पदों के लिए समान आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूँ, ध्यान से समझिए, जो आपके वही डाउट आगे आएंगे वो आपको डाउट यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हाँ, अन्य पदों के लिए सामान्य आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं यदि शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं, यानी आपकी अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास योग्यता है तो। और आगे इसकी और क्लियर कर दी जाएगा। क्या मैं अलग अलग वेतन स्तरों के लिए अलग अलग आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ, ध्यान से समझिए। आप कहने का मतलब है कि आप अलग अलग आरआरबी, जैसे आपके आरआरबी भोपाल है, आरआरबी बिलासपुर है, इस टाइप से आरआरबी गोरखपुर है, आरआरबी मुजफ्फरपुर है, इस टाइप से आप फिल कर सकते हैं। तो नहीं, आप सिर्फ एक ही आरआरबी में आप फॉर्म फिल करेंगे जितनी आपकी पोस्ट हैं। पोस्ट में आप मल्टीपल फिल कर सकते हैं लेकिन मल्टीपल आरआरबी फॉर्म फिल नहीं कर सकते, नहीं तो आपका सभी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या मैं एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ,
तो नहीं, आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपके अनुसार सभी आवेदन अस्वीकृत हो जाएंगे और आपको आरआरबी और आरआरसी की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। जितनी आपके फॉर्म आएंगे उससे भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान से समझते जाइए। क्या मैं एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन कर सकता हूँ, यानी मल्टीपल फॉर्म आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो नहीं, ध्यान से समझिए। क्या मैं एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन कर सकता हूँ? माने आपका आरआरबी जैसे आपका भोपाल है तो उसमें आप अलग अलग फॉर्म फिल कर पाएंगे क्या? नहीं, ध्यान से समझिए, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। यदि आरआरबी में कई बार आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत हो जाए, कहने का मतलब ये है कि आप एक ही फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म में मल्टीपल पोस्ट फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है आप अलग अलग फॉर्म फिल नहीं करेंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है। मैंने लेजर सर्जरी करवाई है, क्या मैं आवेदन करने योग्य हूँ? तो लेजर सर्जरी करवाने के लिए उम्मीदवार उन पदों के लिए पात्र नहीं है जिनके लिए मेडिकल B1 की आवश्यकता होती है। तो जो आपको नोटिफिकेशन में दिया है किस पोस्ट के लिए B1 की यहाँ पर आवश्यकता है, तो वो आप यहाँ से एलिजिबल नहीं रहेंगे। ध्यान से देखते जाइए और जो आपका नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ लीजिएगा। आधार सत्यापन क्यों आवश्यक? तो ये तो आपको सुरक्षा के कारण आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मेरे पास आधार नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ये आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि मैंने अपना नाम पहले से ही बदल लिया है तो मुझे कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा? तो ये भी आप देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट के साथ ये भी समस्या आ सकती है। तो आवेदकों के पास नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र या अधिसूचित या प्रासंगिक कानूनी दस्तावेज होना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुरोध किए जाने पर इसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे DB के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए और आवेदक को खाता बनाने के दौरान मूल नाम और परिवर्तन नाम भी भरना होगा। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उस टाइम भी आपको, यदि अपना नाम चेंज किया तो वो भी आपको फिल करना होगा और इसके जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको DB के टाइम, और यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बताना होगा। कहने का मतलब ये है। यदि मैं अपना खाता लॉगिन कराने के लिए पासवर्ड भूल गया तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं। क्या मैं अपना पासवर्ड ये भी छोड़ सकते हैं? क्या मैं अपना चुना हुआ आरआरबी बदल सकता हूँ? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ लीजिए। नहीं, आवेदन जमा करने के बाद आप अपने चुनी हुई आरआरबी को नहीं बदल पाएंगे। जब आपकी फॉर्म एडिट की लिंक एक्टिव होगी तो आप आरआरबी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी फॉर्म की अन्य जानकारी आप एडिट करवा सकते हैं। तो ध्यान से अच्छी तरह से इंश्योर हो जाइए, उसके बाद यहाँ पर आप आरआरबी को सिलेक्ट कीजिए। क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने विवरण संपादित कर सकता हूँ? तो हाँ, खाता बनाने के दौरान दर्ज किए गए विवरण, जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उस समय आप प्रोफाइल को नहीं, जो अकाउंट है उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन जब आप बना लेते हैं उसके बाद कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसको भी आपको ध्यान से करना है। निःशुल्क यात्रा विवरण, प्राधिकरण निःशुल्क के लिए पात्र कौन कौन से हैं? तो केवल अनुसूचित जाति और जनजाति ट्रेवल अनाउंस के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, इसके अलावा किसी और को नहीं है। मैं मुफ्त यात्रा प्राधिकरण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तो ये आप देख सकते हैं, उनके लिए आपको जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए सेंटर का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना होगा। मैं निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ये आप देख सकते हैं, इसकी फ़ोटो कापी यहाँ पर आप देख सकते हैं। SC ST उम्मीदवारों के मामले में उनके लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप यानी E-कॉल लेटर में ही मुफ्त यात्रा प्राधिकरण स्लीपर क्लास रेलवे पास समझ लो, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी में आपका यहाँ पर नीचे की ओर आपको लिए एक प्रकार का टिकट समझ लीजिए, उसी में आपका अटैच रहेगा। तो अलग से आपको टिकट कराने की कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें टिकट बुकिंग काउंटर पर उन्हें सिटी इंटीमेशन स्लिप या E-कॉल लेटर व SC ST प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित फोटो का भी जमा कराने के लिए ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। तो ये तो सब बात की प्रोसेस है। मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में असमर्थ हूँ, तो आपको क्या करना होगा? जो आपकी PDF है PDF में बनाना होगा। 500 KB से कम की साइज आपकी होनी चाहिए। EBC क्या है? तो ये आप देख सकते हैं, ये EBC सिर्फ आपको फीस में, फॉर्म की फ़ीस में आपको छूट दी जाएगी, इसके अलावा रिजर्वेशन आपको अलग से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, मैं एक EBC हूँ, अगर मेरे पास EBC प्रमाण पत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ये आप छोड़ सकते हैं इसके लिए। क्या EBC के लिए आरक्षित पद है? तो इसके लिए आरक्षित पद नहीं है, सिर्फ छूट में आपको। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट समझिए, CEN 04/2024 के लिए आयु की गणना हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या हैं? तो आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2025 है और अधिक जानकारी जो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन उसको आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, SC ST OBC और EWS स्थिति का दावा करने की निर्णायक तारीख क्या? इसको अब मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, यही सबसे ज़्यादा आपका डाउट आगे आने वाला है। तो SC ST और OBC और EWS स्थिति के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास CEN के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/9 आपकी 16 सितंबर आपकी लास्ट डेट है तक है, यानी 16 सितंबर तक आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनिवार्य, ये आपके पास होना ही चाहिए। DB के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक एक वैध अपना मूल जाति या समुदाय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप SC ST वाली फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके लिए ट्रेवल अलाउंस के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा
लेकिन जो ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी आपको डॉक्यूमेंट जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड नहीं करना है, लेकिन आपको उसको रजिस्ट्रेशन नंबर किसने जारी किया है वो और इसकी डेट ये आपको मेंशन करनी होगी। तो अब कोई स्टूडेंट ये भी बोलेंगे क्या हम राज्य वाला जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो इसका क्लियर नहीं लिखा गया है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो कोशिश कीजिए आप कि सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए और सेंट्रल के जाति प्रमाण पत्र बनवाने के बाद उसकी तारीख मेंशन कर दीजिए और जिसने बनाया उसको मेंशन कर दीजिए फॉर्म में। और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, जो आपका स्टेट होता है, स्टेट के सर्टिफिकेट नंबर ही आपका सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो इसी स्टेट के सर्टिफिकेट नंबर इसी सेंटर पर मेंशन होता है, लेकिन इसकी डेट और जो इशू अथॉरिटी है ये आपकी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग डेट तो आपकी अलग ही होती है, तो ये भी आपको मेंशन करना होगा। तो कोशिश कीजिए आपको नया जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अब आपको बनवाना किस प्रकार से, तो इसका हमने ऑलरेडी अलग से कंप्लीट वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देखकर आप आसानी से बनवा सकती हैं। EWS के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करने के लिए मापदंड क्या है, तो RRB की वेबसाइट पर जो फॉर्मेट आपको दिया गया है उसको आपको पढ़ लेना है। शुल्क रियायत के लिए कौन पात्र है, तो SC ST एक्स सर्विसमैन PWD यानी दिव्यांग कैंडिडेट, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट, यहाँ पर उनके लिए आयु फीस में छूट दी जाएगी। मैं वर्तमान में सशस्त्र बल में सेवारत हूँ, क्या मैं भूतपूर्व सेना से आवेदन कर सकता हूँ, तो आप भूतपूर्व सेना के रूप में आवेदन कर सकते हैं यदि आप SCEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में से 1 वर्ष के भीतर सेवा मुक्त हो जाते हैं, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी इसका आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय NOC किसे प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने पहले से ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, सेवारत रेलवे कर्मचारी और केंद्र राज्य सरकार के यानी सिंपल सा मतलब है जो सरकारी नौकरी कर रहा है उनके लिए NOC प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्य किसी के लिए नहीं। दिव्यांग व्यक्ति को लिए भी निर्देशित विकलांग की मानक डिग्री क्या है, तो इसको देख लीजिए। जो विकलांग कैंडिडेट है, मानक विकलांगता वाले व्यक्ति के रूप में माने जाने के लिए विकलांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्या PWD उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिए। तो जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं किसी भी ऐसे पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं है, लेकिन CR संख्या 2004-2024 में अनुलग्नक पैरामीटर पद की उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त रूप से दर्शाया जाना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु में छूट और शुल्क में छूट के लिए पात्र होंगे, यानी सिंपल सा मतलब है जो अनरिजर्व की पोस्ट हैं उनके लिए भी दिव्यांग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जो इनके लिए रिजर्व है वो तो आपके लिए रहेगी ही। मैं पदों के लिए विभिन्न विकलांगताओं की उपयुक्तता के बारे में कैसे जान सकता हूं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया नोटिफिकेशन को आपको पढ़ लेना है, उसमें दिया गया है सब। स्क्राइब सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र हैं, तो जो यहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट हैं, दृष्टिबाधित हैं उम्मीदवार जिनकी लेखन गति ये आप पढ़ सकते हैं उनके लिए है। शुल्क वापसी के लिए कौन पात्र हैं, तो जो आप एग्जाम में शामिल हो गई सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पर फीस वापस की जाएगी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आवेदन के लिए अब यहाँ पर समझिए, आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन ही दिखाई दे रहा है, मैं अपनी योग्यता कैसे जोड़ूं, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसका वीडियो में प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, जब आपको फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको एक ऐड का ऑप्शन आता है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर लेंगे। यदि मैट्रिक और अन्य योग्यता प्रमाण पत्रों पर केवल उत्तीर्ण होने का महीना और वर्ष ही उपलब्ध है तो मुझे आवेदन में कौन सी तारीख दर्ज करनी होगी, ये भी आपका डाउट हो सकता है और इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको जानना चाहिए। तो यदि किसी योग्यता का प्रमाण पत्र पर तारीख उपलब्ध नहीं है, नहीं कभी कभी हो जाता है कि डेट उपलब्ध नहीं रहती है, तो प्रमाण पत्र पर उपलब्ध महीने की अंतिम तारीख दर्ज करें। ध्यान से समझिए, तो प्रमाण पत्र पर उपलब्ध महीने की, यानी आपका जैसे समझिए आपका रिजल्ट में आपका मई का महीना आपका लिखा है कि आपके मई के महीने में रिजल्ट आया है, लेकिन उसमें डेट नहीं लिखी किस डेट को आया है, तो मई के महीने की जो लास्ट डेट है आपकी 31 तारीख, तो उस डेट को आपको यहाँ पर लिखना है। कहने का मतलब ये यहाँ पर बोला गया है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है इस प्रकार से आपको 31 तारीख को उल्लेखित किया जा सकता है। यदि जिला राज्य का विभाजन हो गया है तो मुझे किस राज्य या जिले का उल्लेख करना चाहिए, तो ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग बहुत से जैसे मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में भी अलग अलग जिले बन रहे हैं, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आपकी सर्टिफिकेट वही पुराने रहेंगे और आपको यहाँ पर जिला बदल चुका है। तो वर्तमान जिला या राज्य का उल्लेख किया जा सकता है, क्योंकि विभाजन के बदले में संबंधित राज्य की कुछ जिले नहीं दिखाई जाएंगे, यानी आंध्र प्रदेश के 2 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के बाद संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के जिलों को ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया है। इनके अलावा संबंधित जिलों को विभाजित किया गया है, तो इसलिए अस्पष्टता से बचने के लिए वर्तमान जिला या राज्य का उल्लेख किया जा सकता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर कौन से दस्तावेज अपलोड करने होती है, आप यहाँ पर समझ लीजिए।
तो सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अपनी स्कैन की गई तस्वीर यानी फ़ोटो, स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। और जो अनुसूचित जाति यानी SC ST अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त यात्रा पास प्राप्त करने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। और जो अन्य OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको OBC का सर्टिफिकेट अभी अपलोड नहीं करना है, सिर्फ उसकी जानकारी देनी है और आपके पास अभी होना चाहिए, लास्ट डेट तक आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपको अनरिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इससे आपको बचना है। अपलोड किए जाने वाली दस्तावेज को आकार क्या होना चाहिए, तो PDF होना चाहिए और 500 KB से कम की होनी चाहिए। इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं फ़ीस का भुगतान कैसे कर सकता हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं। फ़ोनपे Paytm से कर सकते हैं। मुझे कितनी फ़ीस देनी होगी, तो ये आपकी अलग अलग यहाँ पर फ़ीस बताई गई है। भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या है, तो प्रथम चरण कंप्यूटर आपकी CVT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल होगा। CVT का पैटर्न पाठ्यक्रम क्या है, तो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट देखिए, क्या मुझे अपनी परीक्षा के लिए भाषा का चयन कहाँ करना चाहिए, ध्यान से समझिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत विवरण पृष्ठ के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध 15 भाषाओं की सूची में से एक भाषा को आपको यहाँ से चुन सकते हैं। क्या मुझे उन सभी पदों के लिए वरीयता क्रम प्रदान करना चाहिए जिनके लिए मैं पात्र हूँ, तो ये भी आप समझिए, यानी प्रेफरेंस की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि अभी आगे आप फॉर्म फिल में करेंगे। तो यदि आप उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे चुने गए RRB में जितने पद के लिए पात्र हैं, आपको सिर्फ एक ही RRB में फॉर्म फिल करना है और उस RRB में जितनी आपकी पोस्टें हैं, यदि आप उन पोस्टों के लिए अलग अलग पोस्टों के लिए योग्य हैं, तो उनके लिए आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होगी। और आंशिक वरीयता वाले उम्मीदवार पर केवल उन विशिष्ट रेलवे जोन और पदों श्रेणियों के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें उन्होंने चुना है। आवंटन के समय रिक्तियों की उपलब्धता अधीन यदि कुछ श्रेणियों के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाती, तो उसे उन पदों के लिए उनकी अनिश्चितता मानी जाएगी। नहीं, आप प्रेफरेंस नहीं देते जिन पोस्टों के लिए, तो उनके लिए आपको सिलेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। आवेदन प्रस्तुत करने से संबंधित प्रश्नों के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए, तो ये आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपके फॉर्म फिल करने में कोई समस्या आती, तो आप यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया। यहाँ पर ये email ID दी गई है। टाइम है आपका सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है यदि कोई समस्या आती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंततः जमा हो गया है, तो आपको जब फॉर्म फिल कर देंगे तो अंतिम तिथि स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही आपको यहाँ पर एक email और SMS आएगा, तो वहाँ से चेक कर पाएंगे। यदि मेरा आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में क्या मेरे पास भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाएगा, तो आवेदन यदि आपका अस्वीकार होने पर कोई शुल्क वापस, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो कोई फीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी। कह करने का मतलब ये, तो आपको फॉर्म को ध्यान से फिल करना है। क्या मैं आवेदन का प्रिंट आउट ले सकता हूँ, तो आपको फॉर्म फिल करने के बाद आपको प्रिंट लेना होगा। तो ये सभी आपके डाउट हैं जो फॉर्म फिल में आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी, तो इसको आपको अच्छी तरह से देख लेना है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। अब आपको इसका ये जो आपको नोटिफिकेशन है, ये इंस्ट्रक्शन है, इसको डाउनलोड करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लीजिए। तो जैसे आप गूगल को ओपन करेंगे तो अब आपको टाइप क्या करना है, RRB भोपाल। इस प्रकार से आप किसी भी जोन पर जाएंगे, लेकिन जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, इस पर आप क्लिक कर देंगे पहली लिंक पर। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले आना है, यहाँ पर और चले आइए नीचे की ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लिक हियर फॉर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपको ये वीडियो में दिखाया उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इस नोटिफिकेशन को आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी पर क्लिक करके आप इसको पढ़ लीजिए। जैसे इसकी लिंक एक्टिव होगी तो इसका फॉर्म फिल का अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।